ओके सो वेलकम बैक गाइस। इसके फर्स्ट सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द वेरियस बेसिक्स ऑफ सॉल्विंग अ केस स्टडी, हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज एंड व्हाट टाइप ऑफ information you need to look for and other aspects related to basics of a case study. So we will continue with this session and जो पहले हमने information डिस्कस की थी उसके साथ there is some more information that you need to understand. सो अभी हम और बात करते हैं कि केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करते हैं। सी सो आइडिया इज यू गो फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट टू अ कंक्लूजन। सो प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट इज द क्वेश्चन और द सिचुएशन दैट द इंटरव्यूअर्स प्रेजेंट टू यू, या फिर कोई भी जो केस होता है उसमें जो इनिशियल क्वेश्चन और सिचुएशन होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। कि ठीक है, आपको बता दिया क्या सिचुएशन है एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दैट। सो दैट इज द सिचुएशन। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क क्या होता है कि आप सेगमेंट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बकेट, जिसको हम बोलते हैं MECE। ये अप्रोच आपको बहुत जगह पता लगेगी, बट एंड प्लीज कीप इन माइंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। व्हाट वी मीन बाय दिस कि आपको सारे के सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने होते हैं दैट कैन गिव राइज टू दैट क्वेश्चन और टू दैट प्रॉब्लम, एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, एंड उन सब के बारे में सबको एग्जॉस्टिव कवर करना है। एक्सक्लूसिव की कोई छूटना नहीं चाहिए एंड एग्जॉस्टिव उसके अंदर की कोई डिटेल नहीं छूट जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चंस प्लस डाटा। यूज योर फ्रेमवर्क टू ड्राइव क्वेश्चंस एंड डेटा रिक्वेस्ट। यूज डेटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस। मतलब क्या यहाँ पे कहने का कि जो आपका फ्रेमवर्क है, सी कि फ्रेमवर्क आपके जो केस स्टडी में किस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड जो उसमें डेटा दिया हुआ है आपकी केस स्टडी में, तो जो आपने हाइपोथेसिस फ्रेम किया है, इट इज हेल्पिंग यू टू सॉल्व दैट और नॉट। देन नेक्स्ट इज मैथ, कि अगर उसमें कोई आपको डेटा से प्ले करना है, कोई डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है, सो हाउ विल यू अप्रोच दैट, क्या फॉर्मूला। यहाँ पे आपके कभी कभी क्या होता है कि केस स्टडी में गेस्टिमेट्स भी आ जाते हैं। दे आस्क यू टू डिटरमाइन मार्केट साइज और अनदर डेटा इंटरप्रिटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, DI भी आ जाता है कभी कभी। सो वी विल टॉक अबाउट गेस्टिमेट्स एंड DI एट द एंड ऑफ दिस सेशन। देन ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म हमने बात किया था कि ब्रेनस्टॉर्म में हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइडियाज लेते हैं अपने, जो हमने हाइपोथेसिस वगैरह में फ्रेम किए थे, एंड देन ब्रेनस्टॉर्म अबाउट देम कि ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ 3 पॉसिबल रीजंस टू दिस प्रॉब्लम, एंड अब देखते हैं कि चलो ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स, 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म ऑन ईच पॉइंटर वन बाय वन। देन द नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? ठीक है भैया, हमने सब अपना दिमाग लगा लिया एंड आवर कंक्लूजन दिस, ये हमारा सॉल्यूशन है टू दैट केस स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट यू डू। ठीक है, तो चलो अब बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे कि ठीक है, हमने एक बेसिक बिजनेस प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे आज तक पहुंचे। तो ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिया कि पॉसिबल स्टेप्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर हमने इम्पोर्टेंस, वैल्यू चेन वगैरह सब डिस्कस कर लिया। अब करते क्या हम, अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, वन मतलब 3 हाइपोथेसिस बनाओ, एंड देन उसके परटेनिंग एविडेंस देखो कि आपको केस स्टडी में उससे रिलेटेड क्या एविडेंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बिजनेस प्रॉब्लम है कि मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि मेरी बिजनेस प्रॉब्लम है कि भैया मेरी कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है। अब रेवेन्यू कम करने का एक हाइपोथेसिस क्या है कि मेरा प्रोडक्ट कम लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर परचेज कम लोग कर रहे हैं तो मुझे फिर एविडेंस देखने होंगे कि ठीक है यार, क्या मेरे पास बाइंग डेटा है कस्टमर्स का कि पहले कितना लोग बाय कर रहे थे और अब कितना बाय कर रहे हैं, ऐसा कोई बाइंग डेटा है मेरे पास। हाइपोथेसिस 2 में व्हाट आई विल सी कि ठीक है, एक तो हो गया परचेज फैक्टर, अब ज़्यादा कम लोग परचेज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि कॉस्ट, एक तो परचेज कम लोग कर रहे हैं तो मतलब लोग ऑटोमेटिकली कम खरीद रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि क्या मैंने कॉस्ट डिक्रीज या इंक्रीज की है। अगर नॉर्मल सी बात है, मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, तो हो सकता है कि मैंने एक तो कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ाते हो, जिस वजह से ये वाला फैक्टर हमारा वो हो रहा है इफेक्ट कि लोग परचेज ही ना कर पा रहे हो। सेकंड है कि पहले जहाँ पे मैं एक अपना प्रोडक्ट है, सपोज मैंने 5 प्रोडक्ट सेल किए 500 रुपये की, तो डैट कॉस्ट 2500।
बट अब मैंने उसको घटा कर दिया 400 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़। तो क्या कोई ऐसा एविडेंस है कि मेरे कॉस्ट घटा दी और लोग अभी भी उतने हैं? मैंने कॉस्ट इसलिए घटाई थी ताकि नंबर्स इंक्रीज हो। मुझे लगा था कि अगर मैं उसको 400 का प्राइस कर दूंगा तो इंस्टेड ऑफ 5 10 पीपल विल बाई इट, बट ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके रिलेटेड हम एविडेंस देखेंगे। थर्ड है, इज देयर एनी कॉम्पिटिटर दैट हैज एंटर्ड इन द मार्केट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया कि ऊपर वाली दो हाइपोथेसिस से तो भाई कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है सॉरी, दे आर और सेम। हुआ क्या है कि एक तीसरा कॉम्पिटिटर आ गया, एंड व्हाट दैट कॉम्पिटिटर इज डूइंग, उस कॉम्पिटिटर ने ये किया है कि उस कॉम्पिटिटर ने पूरा का पूरा मार्केट हिला दिया है। उसके प्राइसिंग प्रोडक्ट्स की एंड उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर गुड एज कम्पेयर टू माई प्रोडक्ट्स। तो उसे रिलेटेड कोई एविडेंस है? हमने कोई अपना कॉम्ब एनालिसिस किया, ऐसा कुछ मिला? अच्छा चलो ठीक है, एक तो कॉम्पिटिटर्स हमें मिले भी। दूसरा एविडेंस में देख रहा हूँ व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव, मतलब वो मेरे से रिसेंपल करते हैं जो मेरे पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं, फिर मेरी जो पोर्टफोलियोज में प्रोडक्ट्स हैं नहीं हैं, ठीक है। If you structure possible recommendations to answer the case prompt into hypothesis, you can drive the case to discover evidence that will support and contradict your hypothesis. लेमन लैंग्वेज में पॉसिबल रिकमेंडेशन जो भी आपकी साइड से, उनको आप प्रॉम्प्ट करोगे हाइपोथेसिस में कि ये करूँगा तो ये होएगा, इसको करने से कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप मैं ढूंढूंगा। तो मुझे पता लग जाएगा, ऐसे एविडेंस मुझे मिल जाएंगे कि या तो मेरे जो हाइपोथेसिस उसको सपोर्ट कर रहे हो या कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। If you reject your hypothesis, you can move on to the next one, and that is see hit and trial method बोल सकते हैं इसको हम। एक लिया, देखा नहीं काम कर रहा, ठीक है, move to next, move to next, move to next, and subsequent you can move to n number of times till you arrive at a right answer. These methods allow you to approach the case efficiently by ruling out potential outcomes until you reach an explanation that makes sense. ठीक है, मोटा मोटा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी पोटेंशियल फैक्टर्स हैं उनको रूल आउट करता है जो आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है बट वो नहीं है, until you reach an explanation that makes sense। ठीक है, वही वाली बात की प्राइसिंग कम कर दी, क्वांटिटी कम कर दी, लोग कम खरीदते हैं, कस्टमर परसेप्शन क्या हो गया, till you reach a hypothesis 3 और which is correct hypothesis। ठीक है, सेम अब वही उसी चीज़ का एग्जांपल है, ठीक है, जो मैं पहले बता रहा था कि प्रॉफिट्स आर डाउन, तो क्या क्या हो सकते हैं, प्राइसेस आर लोअर देन वॉल्यूम इज डाउन और कॉस्ट आर अप। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, चलो यहाँ दोबारा। प्राइसेस आर लोअर, तो प्राइस लोअर हो गए तो मतलब प्राइस ट्रेंड्स क्या है, कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखा हुआ है ये चेक किया मैंने। अब प्रॉफिट डाउन हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ डाउन प्रोडक्ट ना ही बिक रहा हो, तो यूनिट सेल्स ट्रेंड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, कस्टमर खरीदना भी चाह रहा है भी या नहीं खरीदना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट आर अप, कि मेरे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कॉस्ट आर अप क्यों बढ़ा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, किसी चीज़ को बनाने में जो फिक्स कॉस्ट है आपकी लेबर रॉ मटेरियल, जो है कि आपका अगर मैं चलो कोई 500 रुपये की चीज़ बना रहा हूँ तो उसमें मेरे 200 रुपये मैन्युफैक्चरिंग में जा ही रहे हैं और वो 200 वही रहेंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, चलो पहले इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपये की थी पर यूनिट, अब हो गई 20 रुपये पर यूनिट की, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। एंड रॉ मटेरियल, सॉरी आई क्लासिफाइड रॉ मटेरियल इनटू टोटल फिक्स कॉस्ट, बट दैट इज नॉट द केस, रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस अप डाउन होते रहता है। तो वही कह रहे हैं कि इफ यू अप्रोच द केस विद दिस स्ट्रक्चर, यू कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट और रिजेक्ट ईच हाइपोथेसिस, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि ऐसा नहीं होता कि जो वहाँ पर लिखा है वही होएगा। Many times interview will explain to you कि if you need any additional information then you can ask me. So always look for that scope कि if you want to clarify something, interview is there and आप उससे पूछ सकते हो। Next is, suppose if you ask about pricing data and prices haven't changed, then you know prices are not driving the decline, then move on to the next hypothesis। वही कह रहा है कि पहले इसको चेक किया नहीं हुआ, then move to next, इसको भी चेक किया नहीं हुआ, move to next, and then you arrive at your final recommendation and the conclusion of your answer। अब होता क्या है कि केस, जितने भी आपको केस स्टडीज मिलेंगे ना, दे विल ऑलवेज फिट इनटू दीज 6 पैरामीटर्स और इन दिस 6 टाइप्स। तो case interviews will typically follow similar patterns. As you prepare for your interviews, it will be helpful to recognize what type each case is to help from your framework and drive the case forward. Typical case types include, देखो ऐसा नहीं है कि जो भी आपको केस मिलेगा ना सॉल्व करने के लिए, इट विल ऑलवेज फोकस ऑन 4 और 5 टाइप ऑफ
मतलब वो 4 या 5 टाइप के जो केस होते हैं जो मोस्ट कॉमनली दे आस्क, एंड उनके ऐसे नहीं कि कोई नया इनोवेट कर देंगे, उसमें कुछ फिगर्स बदल देंगे, थोड़ा सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बता देंगे, दे विल प्रे विद दैट, विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, बट टाइप ऑफ केस वो हमेशा इन 6 में से एक रहेगा। मार्केट साइजिंग, कि आपको पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है मार्केट साइजिंग का केस बताओ, मार्केट साइजिंग हमें करना है, किसी चीज़ को बढ़ाना है उसका मार्केट, वी वांट टू सॉल्व दैट, उस टाइप का बताओ। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ, कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको ग्रोथ करना है, या फिर ग्रोथ वाले इसमें जाएगा। देन प्रॉफिटेबिलिटी, देन मर्जर एंड एक्विजिशन हो सकते हैं, देन मार्केट एंट्री, नए मार्केट में यू हैव टू एंटर। अनकन्वेंशनल, बहुत उसने कुछ अलग पूछ लिया, ये बहुत ही रेयर होता है, बट मोस्टली क्या होता है केस में, these are the 5 type of case studies that will be mostly asked by the interviewer. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट साइज प्लस मर्जर एंड एक्विजिशन आ सकता है, ठीक है, कि आपका भी मार्केट इतना एंड यू हैव टू इंक्रीज योर मार्केट, प्लस मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में कैसे इंक्रीज कर लो, खुद ही बताएगा कि मैं सोच रहा हूँ कि ये फलाना फलाना कंपनी है, अगर मैं उसके साथ मर्जर कर लूँ या इफ़ आई एक्वायर दैट कंपनी, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन माय मार्केट साइज, विल इट इंक्रीज, विल इट नॉट इंक्रीज, और इज इट प्रॉफिटेबल, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी टू डू दैट। तो ये कंबाइन भी कर सकता है कि चलो मैं एक नई मार्केट में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैंने अब तक अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल किया, नाउ आई वांट टू टारगेट यूएस, बट यूएस में क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होएगी, अभी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ये है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होएगी, तो ही कैन ऑल्सो कंबाइन, हो रही है, शी कैन ऑल्सो कंबाइन। अब हमारे पास ना क्या होता है कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए कुछ सैम्पल फ्रेमवर्क्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द फॉलो अप स्लाइड। सैम्पल फ्रेमवर्क क्या होता है कि देखो कुछ चीज़ों के बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पानी पीना है सपोज, तो दैट मीन्स कि आई एम फीलिंग थर्स्टी, यार मुझे खाना खाना है, क्यों खाना है, एक तो वो है कि बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, मुझे एनर्जी चाहिए, दूसरा मुझे भूख लग रही है। उससे फालतू कोई थोड़ी ना इसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि अच्छा मुझे नींद आ रही है, तो मुझे नींद ना आए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं खाना खा लेता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता, इट इज़ दैट कि कॉज एंड इफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर कि ये चीज़ है, इसको इसके करने के 3-4 ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सैम्पल फ्रेमवर्क और प्रॉफिटेबिलिटी की, अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है किसी भी कंपनी की, तो हम 3 हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं, और देयर विल बी 3 फैक्टर्स ऑलवेज दैट कैन ड्राइव दैट थिंग, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड मार्केट। कि भैया अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है तो हो सकता है कि उसकी रेवेन्यू अच्छी ना हो रही हो। रेवेन्यू अच्छी क्यों नहीं हो रहेगी, कि हम फिर रेवेन्यू के लिए प्राइस देखेंगे कि भाई इलास्टिसिटी क्या है, कंज्यूमर प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, प्लस प्राइस कम कर रहे तो कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसा है, ड्राइवर से चेंज कैसा है, ठीक है। अगर उसकी कॉस्ट कम हो रही है तो कॉस्ट में हम देख सकते हैं कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट में कोई डिफरेंस आया क्या, फिर उसकी वेरिएबल में कोई आया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और लेबर फिक्स्ड में क्या है कि पीपी एंड या आर एन डी में कोई इसका वो आया था डिफरेंस, या फिर मार्केट हम उसका एनालाइज कर सकते हैं कि यार कोई ट्रेंड ऐसा मार्केट में है कि ये टाइप की चीज़ें अब इरेलीवेंट हो गई हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे नोकिया, एक टाइम पे उसकी बहुत डिमांड थी, बट अब मार्केट में ऐसा ट्रेंड है कि नोकिया, नो वन इज बाइंग दैट फोन। सो ट्रेंड हुआ मार्केट में कि भाई नोकिया क्यों गिर गया, कि वो कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है उसको। मार्केट ट्रेंड ऐसा है कि पीपल आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम नोकिया फोन्स, नाउ पीपल आर स्विचिंग मोर टू आईओएस, सो दैट इज अ ट्रेंड। देन कंपटीशन, नोकिया के बाकी कॉम्पिटिटर्स उससे अच्छी चीज़ें ऑफर कर रहे थे, बाकी चीज़ों बाकी एस्पेक्ट्स में। अब स्ट्रेंथ तो हम कंपेयर नहीं करेंगे उसकी कि फ़ोन ऐसा है कि फेंक के मारे तो दीवार तोड़ दे, वो दैट इज अ सर्टेन अ डिफरेंट पॉइंटर। देन फिर कंज्यूमर्स सेगमेंट्स एंड नीड गैप्स, कि यार मेरा फ़ोन पहले जो कंज्यूमर सेगमेंट बाय कर रहा था वो अब किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो चुका है, अरे अगेन अ मार्केट ट्रेंड। और नीड्स क्या है, गैप्स क्या है, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। रेगुलेशंस, सपोज जैसे टिकटॉक था पहले इंडिया में बहुत चलता था, तो रेगुलेशन आया कि यार टिकटॉक अब से बैन हो जाएगा, तो कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया जिसने उस चीज़ को बैन कर दिया। सो प्रॉफिटेबिलिटी में ना हमारी ये 3 टाइप की चीज़ें हम एनालाइज करेंगे, और जो हमने केस अपने टाइप ऑफ केस देखे थे ना हमने इस वाली स्लाइड पे, वी विल डिस्कस वन केस ईच ऑफ दोज, और हम यहाँ पे जनरल केस डिस्कस करेंगे। रीजन बिंग दैट कि वंस वी विल डिस्कस द जनरल केस, जनरल इन द मीन्स कि जरूरी नहीं हो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड या फिर बायोटेक या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, वी विल पिक सम रैंडम केसेस यहाँ पे,
एंड उसके बाद वी विल सॉल्व केसेस स्पेसिफिक टू फार्मा जो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने में। पहला वाला आपको दिमाग लगाएगा आपका कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड कैसे हम सोचेंगे उसके बारे में। सो दैट विल हेल्प यू टू डेवलप a mental approach towards all type of cases, and then we will discuss specifically in pharma कि अगर pharma में आपको आ रहा है तो what are the points that you need to consider while solving a pharma case study। ठीक है। अब इस टाइप से जैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी का एक फ्रेमवर्क बताया, तो देन इज बिजनेस सिचुएशन। ठीक है, बिजनेस सिचुएशन की यार कहीं नई जगह पर जा रहा है, मुझे एक नया बिजनेस डेवलप करना है, तो उसके लिए मैं क्या देख सकता हूँ, बिजनेस सिचुएशन। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। कस्टमर, कंपनी कौन, क्या है मेरी, प्रोडक्ट क्या है, कंपटीशन क्या है। सपोज आज मैं बोलता हूँ कि मुझे एक बिजनेस बनाना है इंडिया में, दैट इज आई वांट टू एंटर। और यहाँ पे सब छोड़ो, हम बात करते हैं बहुत, जो हमने पहले बात की थी टेस्ला की। टेस्ला क्या देख रही है कि टेस्ला को इंडिया में आना है, तो क्या क्या चीज़ें देखेगी, कस्टमर कौन है, कि भाई कस्टमर सेगमेंट्स क्या है, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, कि एआई ड्रिवन व्हीकल्स का कोई इंडिया में यूज़ भी है नहीं है, कितना यूज़ है, प्राइसिंग क्या उसकी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में उनको कैसे यहाँ पे सेल करूँगा, कस्टमर कंसेंट्रेशन एंड बार्गेनिंग पावर की हाउ दे विल बार्गेन ऑन द प्राइस। देन कंपनी की भाई मेरी कैपेबिलिटी एक्सपर्टीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कैसे करूँगा, कॉस्ट मेरे को कितना आएगा इस मार्केट में, ब्रांड लॉयल्टी मतलब अगर मैं अपना आ रहा हूँ तो मेरी ब्रांड से कितने लोग जुड़े रहना पसंद करेंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कि डू आई हैव दैट मनी इन द बैंक कि मैं किसी नए शहर में जाके पूरा का पूरा अपना एक बिजनेस सेटअप कर दूँ। हमेशा बिजनेस सेटअप करने में कॉस्ट आती है। अब मैं बोलता हूँ कि यार मैं सपोज मैं कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई नीड टू बाई लैंड, आई नीड टू रिक्रूट टीचर्स, आई नीड टू बिल्ड दैट कॉलेज। तो एक कॉस्ट है जो वहाँ पर जाएगी। सो क्या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कि आई कैन स्पेंड दैट। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में व्हाट वी कैन डू कि भाई अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो व्हाट इज द नेचर ऑफ माई प्रोडक्ट, कोई खरीदना चाहेगा, वाई समवन वुड बाय इट, कमोडिटी गुड और डिफरेंशिएटेड, डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ मैं क्या क्या सेल कर सकता हूँ। अगर मैं सपोज टेस्ला का अपना सेल कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं कोई इनको ऐसा सॉफ्टवेयर सेल कर सकता हूँ कि दैट कैन हेल्प। अब ए आई ड्रिवन कार्स में सेल कर रहा हूँ, तो अब देखा हुआ ना कि टेस्ला की आती है वो आपके फ़ोन से पेयर अप जाती है, दैट इज़ वेरी जनरल अप्रोच। तो क्या मैं ऐसा कोई इनको सॉफ्टवेयर दे सकता हूँ इफ दे वांट टू रिमोटली कंट्रोल देयर कार। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ईवी है, अच्छा ठीक है, डीजल कार्स तो यार 10 साल के लिए होती हैं, पेट्रोल 15 के लिए होती है, बट ईवी के लिए कोई नहीं थी, तो व्हाट विल बी द लाइफ साइकिल ऑफ माई प्रोडक्ट। और अगर मैं उनको सेल कर रहा हूँ तो क्या मेरी कार 10-15 साल बाद चलेगी, कितना चलेगी। देन पैकेजिंग एंड बंडल्स, कैसे मैं उसको सेल कर सकता हूँ, वही वही चीज़ है कंपटीशन की। अच्छा ठीक है, टेस्ला आ रही है बट टाटा महिंद्रा बी एम एंड अदर कार मैन्युफैक्चरर दे आल्सो हैव इलेक्ट्रिक कार हियर, बट क्या डिफरेंशिएशन है कि उनके में एआई कितना इन्वॉल्व है, नहीं है। यू जस्ट कैन यूज़ लेन असिस्ट ड्राइविंग, मतलब कि आपका एआई बस इतना ही काम करता है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं कि एक लेन में आपकी कार को ड्राइव करने में हेल्प कर सकता है, बट फुली ऑटोनोमस मेरे पास है, तो हाँ दैट गिव्स मी अ डिफरेंशिएशन और सेलिंग पॉइंट। देन बेरियर्स टू एंट्री, सपोज गवर्नमेंट इज टॉकिंग कि अभी ठीक है अलाउ नहीं कर रहे, इफ़ यू वांट टू ऐसे भी गवर्नमेंट के साथ टेस्ला की क्या बात चल रही है कि इफ़ यू वांट टू सेल योर कार्स इन इंडिया देन यू हैव टू सेट अप योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया रेदर देन टू इम्पोर्टेड। सो इस टाइप्स की ये बैरियर हो गई, एक गवर्नमेंट बैरियर हो गया, रेगुलेशन बैरियर हो गया। देन सप्लायर कंसंट्रेशन की ठीक है, अगर मैं सप्लायर कंसंट्रेशन मैंने एक जगह मैन्युफैक्चर की तो डिफरेंट जगह पे कौन उसको सप्लाई करेगा, और सप्लायर कंसंट्रेशन में कि जो मेरे को रॉ पार्ट सप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर कौन होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं कार यहाँ पर बना रहा हूँ और मैं अपना रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ यूएस से, मैं कहीं आसपास से देखूंगा, चाइना, सिंगापुर वगैरह वगैरह जैसी जगहों से, कोरिया। देन इंडस्ट्री रेगुलेशन क्या है कि मुझे अगर यहाँ पे सेट करना है तो आई नीड टू हैव दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, आई नीड टू हैव दिस टाइप ऑफ एरिया, उनकी सेफ्टी के लिए ये सब होनी चाहिए। लाइफ साइकिल ऑफ इंडस्ट्री की ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो मैं इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूँ उसका लाइफ साइकिल क्या होगा। सो इस टाइप की चीज़ें जो हमें कोई बिजनेस सेटअप करने में सोचना पड़ता है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट इज सम यूजफुल फार्मूलाज। ठीक है, प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आपको इतना रेवेन्यू आया, मैं बहुत सिंपल नहीं मैं कैसे समझाता हूँ। प्रॉफिट क्या होता है कि मैंने बोला कि यार चलो मैंने एक 100 रुपये की चीज़ बनाई, मेरे को उसका जो रेवेन्यू है 100 रुपये की चीज़ बनाने से 200 रुपये आया, सो वट इज़ माई प्रॉफिट, 200 माइनस 100, जो कॉस्ट लगा उसको बनाने में, देन रेवेन्यू 100 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हुआ।
देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइड बाई रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, जैसे आप निकालते हैं ना कि परसेंटेज किसी भी चीज़ का क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल, तो वही है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइड बाई रेवेन्यू। देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट कितना, मार्जिन कितना हो रहा है मुझे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सेल्स। ठीक है, सेल मैंने इतना किया कोई भी चीज़, उसमें से जो सी ओ जी एस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि मेरे को उसको बनाने में इतना खर्चा है, डिवाइड बाई सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सेल्स। आर ओ आई क्या होता है कि कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैंने, यार ठीक है, गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, कि ठीक है यार मैंने 100 रुपये लगाया था, आज वो 300 रुपये हो गए, तो कितना मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ। टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट टू डबल इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज अ फिक्स फार्मूला। देन मार्केट शेयर क्या होता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू डिवाइड बाई एंटर मार्केट रेवेन्यू, कि मैं बोलूँ कि यार पूरी मार्केट जो है वो 1000 रुपये की है और मैं उसमें से, मेरा रेवेन्यू है 50 रुपये, 50 डिवाइड बाई 1000। ब्रेक इवन क्या होता है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस सेटअप करते हो, फिर कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसका एक इनिशियल कॉस्ट जाता है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, ये मैंने लगाया और इस टाइम के बाद मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, और मैं कह रहा हूँ कि जब ये 2 लाख रुपए रीच कर जाएगा, देन आई विल रीच अ ब्रेक इवन, कि 2 लाख में से 1 लाख तो मेरा फिक्स कॉस्ट निकल गया जो मैंने लगाया था, अब एक इवन मुझे प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट, कि किस टाइम के बाद आपको प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जैसे यहाँ पे हमारी 1 लाख रुपए थी, प्राइस क्या रखा मैंने उसका, एक चीज़ का 5000 रुपये माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2000 रुपये, जो इस टाइप से हम फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पढ़ लेते हैं इनको एक बार। पॉइंट ऑफ बैलेंस वेयर द कंपनी इज मेकिंग नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल रेवेन्यूज। ठीक है, बैलेंस पॉइंट है, ब्रेक इवन से इधर जाते ही मुझे प्रॉफिट हो गया, ब्रेक इवन से अगर मैं इस साइड चला गया तो मुझे लॉस भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ द पॉइंट वेयर द कंपनी इज मेकिंग नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल रेवेन्यू, कि जितना मैं बना रहा हूँ और जितना मैं बेच रहा हूँ वो सब बराबर है। जैसे ही मैंने जो बना रहा हूँ उससे अगर रेवेन्यूज हो गए तो मैं प्रॉफिट में चला गया, जो मैं बना रहा हूँ उससे कम मेरे रेवेन्यूज हो गए तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। Synergies, the value and performance of two companies will be greater than the sum of each separately, common for merger and acquisitions। मतलब कि कंपनी ने देखा कि यार ठीक है, चलो इंडिया की बात करते हैं, फार्मा की, मैं कह रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ इंजेक्शन और तुम बना रहे हो वो डिवाइस जिससे हम जल्दी इंजेक्शन दे सकते हैं, तो हमारा एक सिनर्जी है। यू आर मेकिंग दैट apparatus एंड आई एम मेकिंग दैट थिंग दैट कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग दैट apparatus, को दोनों को मैंने कंबाइन किया, सिनर्जी हुई, और फिर हम वो बेच बेच रहे हैं। देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, 3C, कस्टमर कंपनी कंपटीशन हम पढ़ चुके हैं। देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में 4P आता है, किसी प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट करते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, कहाँ बेच रहे हो और कैसे उसको प्रमोट कर रहे हो, दैट इज मार्केट स्ट्रेटेजी 4P। So now we have covered our basics of solving a case study, and in the next section we will pick 4 to 5 cases of different themes or different types that we have discussed, and उसके बाद we will start solving that case study. So we will meet in the next uh, continuing with our previous lecture. In this lecture we will discuss about guesstimates and different type of case studies जो हमने discuss किया था. Along with we will solve some of the pharma specific case studies which will be essential for your interviews. So this is about me. Pause, and if you want to read, you can read. Moving on to guesstimates. Yeah. So see, let's do a quick reading. Key what are guesstimates? So okay. Hmm. See, guesstimates are used as a part of interviews to warm up a candidate. Interviewers test the quantitative ability, numerical thinking, and judgment capabilities in an individual through such problem statements. Guesstimates questions are prepared in the basis of limited details and information. These questions compel the interview to use their reasoning and problem-solving ability. Such questions are valuable in several fields where you may have to make decisions based on the availability of few resources. Through these questions, one can gain a different perspective on how a problem can be solved. सिंपल भाषा में बात करते हैं, ठीक है? तो सिंपल भाषा में क्या हम बोलते हैं, अब देखो क्या होता है कई बार कि गेस्टिमेट्स, देखो जैसे नाम में है कि गेस्टिमेट मतलब आपको गेस करना है,
केस स्टडी एंड गेस्टिमेट्स में डिफरेंस क्या रहता है कि केस स्टडी में ना यू हैव अ अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू कैन यूटिलाइज एंड यू कैन आस्क। समझे? अब केस स्टडी में आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और आपको डेटा इंटरव्यू से और ज़्यादा मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप एक कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है, ये प्रॉब्लम सिचुएशन थी, ये करंट सिचुएशन है, ये कॉन्क्लूज ये हमें एंड गोल चाहिए एंड ये डेटा हमारे पास है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट एस्टिमेट्स में क्या होता है ना, आपको जस्ट एक प्रॉब्लम दे देते हैं विद नो क्लू। इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर सॉल्विंग दैट। सो इसमें क्या होता है, आपकी थिंकिंग अप्रोच एंड थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट होती है कि हाउ लॉजिकल यू थिंक। यही डिफरेंस है केस स्टडी में और एस्टिमेट्स में। केस स्टडी में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, सो इट्स बिकम्स क्वाइट इजी कंपेयर टू एस्टिमेट्स। बट एस्टिमेट्स में आपको कंप्लीटली आपको बोल देंगे ना अंधेरे में तीर जलाना। इट इज लाइक दैट कि यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड यू आर asked टू काउंट द नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। उस टाइप की हमारे एस्टिमेट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूज़ कहाँ आती है ये कि कई बार क्या होता है, जैसे आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे होते हो और इंटरव्यू को लग रहा है कि ठीक है यार, प्रायर टू केस स्टडी हम एस्टिमेट्स लगा के देखते हैं, एस्टिमेट्स का बैकग्राउंड रखते हैं, देखते हैं कि बंदा कितना उसको पता है, हाउ लॉजिकली ही मे थिंक, कैसे अगर उसको हम कोई भी ब्लाइंड प्रॉब्लम दे दें तो कैसे सोल्व कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जितने भी हमारे कॉर्पोरेट या फिर हमारे प्रोजेक्ट होते हैं कंसल्टेंसीज में, क्लाइंट आता है एंड ही इज़ कम्प्लीटली क्लूलेस अबाउट कि उसको क्या चाहिए, उसको बस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आया एंड क्लाइंट आपको कह रहा है कि यार मेरा ना मैंने एक ड्रग बनाया है इस वाली डिजीज़ में, अब मुझे देखना है ये ड्रग और किस किस डिजीज़ में काम कर सकता है। उसने आपको इतना बोल दिया। अब वो पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि आपको कैसे उसका अप्रोच स्टार्ट करना है। उसने नहीं बोला आपको। और मैक्सिमम टाइम्स बहुत बार ये होता है कि आपको जस्ट एक लाइन देता है क्लाइंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि यार मेरे ड्रग्स के रिजल्ट सही नहीं आ रहे, सो मैं इसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ, और आपको अपने आप करना होता है सब। तो उस केस में एस्टिमेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है ना, इन सेवरल फील्ड्स वेयर यू मे हैव टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर रिसोर्सेज। समझे कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ योर रिसोर्सेज यू हैव टू मेक डिसीजंस। सो वहाँ पे आते हैं हमारे एस्टिमेट्स। गेन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल अप्रोचेज टू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखो बहुत सारी अप्रोच है यहाँ पे, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम डाउन अप्रोच, सब हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एस्टिमेट्स एंड देन उनके बीच में वी विल डिस्कस द अप्रोचेज। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं and we'll discuss each one of them. So what I can do, let's add a new slide here. So अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी वर कंज्यूम्ड इन दिल्ली इन अ मंथ। ठीक है, अब देखो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड सा प्रॉब्लम है एंड यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी कप्स ऑफ टी वर कंज्यूम्ड इन अ दिल्ली इन अ मंथ। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ तो अब कंजप्शन पूछ रहा है ना वो इन अ मंथ, तो इन अ मंथ अगर मैं इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करूँ, ठीक है, सो ही इज आस्किंग अबाउट इन अ मंथ। ठीक है, इन अ मंथ के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इन अ डे में हाउ मैनी कप्स आर being consumed and then multiply it with 30/31। ठीक है, फेब्रवरी है तो 28 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा कुछ नहीं, इतने डिटेल में नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद 30 और 31। अब इन अ डे मैं कैसे निकालूंगा फॉर सॉल्विंग इन अ डे। तो अब मुझे किसी चीज़ की कंजप्शन देखनी है ना, तो मुझे देखना होगा कि हाउ मेनी पीपल आर कंज्यूमिंग इट। तो सपोज दिल्ली में 1 करोड़ पीपल हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ पीपल में से लेट अस अज्यूम कि इसमें से मैंने बच्चों की पॉपुलेशन निकाल दी, ठीक है, जो 5 साल तक के हैं। समझे? तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, अब इसमें देखो, अब पॉपुलेशन मेरे पास 1 करोड़ है, बट मैं क्या किस किस अप्रोच लगा के और क्या क्या एजम्पशंस लगा के इसको रिफाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले से मैं इसमें क्या करूँगा, एक्सक्लूड कर दूंगा चिल्ड्रन हु आर। इस पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है।
पॉपुलेशन को मैं डिवाइड कैसे कर लेता हूँ कि 1 करोड़ में से सपोज 30% आर चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन में किसको बोल रहा हूँ? चिल्ड्रन में बोल देता हूँ यहाँ पे कि who are of age between मतलब 1 to 14 या फिर 6 मंथ। ठीक है, who are children who are of age up to 14 years। यहाँ पे कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे कि सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यार 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी चाय पी सकते हैं। हो सकता है सब कुछ, सभी फैक्टर्स करेंगे कंसीडर, बट आपको आपकी अप्रोच मैटर करती है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे सेग्रीगेट किया, 30% में मान लेता हूँ चिल्ड्रन है एंड 50% आर एडल्ट्स। एडल्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे मेरे? एडल्ट्स को मैं बोल देता हूँ 14 साल से लेके, ठीक है 14 साल से मतलब एडोलिसेंस से लेके एडोलिसेंस। ठीक है, एडोलिसेंट जो चिल्ड्रन है मतलब एडल्ट्स में क्या क्या आ रहा है मेरा, 14 से 18 साल के बच्चे आ रहे हैं। और 18 से मैं मान लेता हूँ 60 ईयर्स ऑफ एज। और एक तीसरा ग्रुप मैं बना सकता हूँ, चिल्ड्रन हो गए, एडल्ट्स हो गए, सीनियर सिटीजन्स का, सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, हु आर 60+। मैं मान लेता हूँ आउट ऑफ 1 CR 20% ये लोग हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा? 30 लाख। ठीक है, एंड 50% हो जाएगा 50 लाख। सेम 20% हो जाएगा 20 लाख। अब ये तो मैंने एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो 30 लाख बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन है, इसमें से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चाय नहीं पीता। तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो मेरे पास बचे 50 लाख और ये 20 लाख। अब इस 50 लाख में से और एक 20 लाख में से मैं एज्यूम कर लेता हूँ बहुत सिंपल अप्रोच से कि यार कुछ ऐसे होंगे। टोटल मेरे पास पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, 70 लाख। 70 लाख मेरे पास पॉपुलेशन है। मैं बोल रहा हूँ कि यार आउट ऑफ 70 लाख ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं पीते हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया चलो 70 लाख में से रफली 10 लाख नहीं पीते हैं चाय, तो मेरे पास बचे 60 लाख। अब 60 लाख में मैं ये कह रहा हूँ कि यार कुछ ऐसे हैं जो दिन में एक बार पीते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो दिन में 2 बार पीते हैं। मतलब 2 कप्स इन अ डे एंड 1 कप्स। अब इसका पॉपुलेशन जो एक बार पीते हैं, सपोज दिस इज 30%, एंड यहाँ पर आई एम सेइंग 30 में से बचे फिर 70%। ये समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ एक बार। 30 लाख में से मैंने बोला 30 लाख हैं जो चिल्ड्रन है, डोंट ड्रिंक टी। ठीक है, अब बचे 70 लाख मेरे पास। 70 लाख जो मेरे पास बचे एडल्ट्स प्लस सीनियर सिटीजन्स। मैंने बोला कि यार इसमें से क्या है कि आउट ऑफ दिस 10 lakhs डोंट ड्रिंक टी, तो मेरे पास कितने बचे? 60 लाख। अब 60 लाख में से कह रहा हूँ कि 60 लाख का 30%। ठीक है, 30% ड्रिंक 1 कप डेली, एंड आउट ऑफ दिस रेस्ट 70% ड्रिंक 2 कप्स डेली। ये एक नॉर्मल मैंने एजम्पशन लगा दिया। तो भाई 60 लाख का 30% कितना होगा, मुझे अब ये बता दो। कितना होगा 60 लाख का 30%? 60 लाख का 30% होगा 18 लाख। ठीक है, तो 18 लाख तो कब्स हो गए यहाँ से, और 70% कितना होगा? 42 लाख। तो ये कितने हो गए? 42 लाख कब्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार दिल्ली में एक दिन में ना, सॉरी 70% 42 हो गया, और 42 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 84 लाख कप। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार दिल्ली में ना आम दिन पे एक दिन पे 102 लाख कप्स आर कंज्यूम डेली। तो इसको मैं मंथ में निकालूंगा तो क्या करूँगा, ऐसे 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो जो आ जाएगा मेरा 603 lakhs कप इन अ मंथ। समझे? लाख लाख है, लाख को करोड़ में कन्वर्ट कर लो, इस टाइप से हो जाएगा। तो अब समझे हमने कैसे किया? हमने क्या किया, बेसिक अपना बहुत इसको सिंपल हमने देखा कि सिंपल हमने यहाँ पे लगाया कि चलो ठीक है, कंजप्शन भाग रहा है तो कंजप्शन के लिए हमें सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन देखनी होगी। फिर पॉपुलेशन का हमने एलिजिबल पॉपुलेशन देखा। एलिजिबल पॉपुलेशन के पास हम कहते कैसे पूछे, पहले हमने पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। फिर हमने देखा इस पॉपुलेशन में से कौन कौन से हमारे ऐसे ग्रुप बन रहे हैं जो चाय बिल्कुल नहीं पीते, फिर ऐसे जो पी सकते हैं, जो एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। देन जो एलिजिबल है उसमें से जो नहीं पीते वो देखा। और उसके बाद हमने वो देखा कि जो दिन में 1 कप पीते हैं, 2 कप पीते हैं। अब यहाँ से तुम इसको मल्टीपल सेग्रीगेशन कर सकते हो कि मैं तो भाई 3 बार पीता हूँ। तो वो तो कितना भी इस प्रॉब्लम को आगे एक्सपेंड कर दो, बट एक बेसिक अप्रोच हमें समझ में आ गई यहाँ पे। हाँ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इन मुंबई एवरी डे। अब देखो, हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एक एलिजिबल पॉपुलेशन ढूंढी थी अपनी, दैट इज गोइंग टू कंज्यूम टी। एंड सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अब जैसे एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स है, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि यार 1 साल का बच्चा है वो उठ के लैपटॉप चला रहा है। सी, सो ऑल ऑफ दीज आर एजुकेटेड गैस दैट यू विल टेक। तो मैं फिर से वही वो ले आता हूँ। अब मान लो मुंबई में हाँ, तो मुंबई में मैं मान लेता हूँ, अगेन देर आर 1 करोड़ पीपल। ठीक है, इतने हैं नहीं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। मान लेते हैं हम 1 करोड़ पीपल हैं। ठीक है, इसमें से जो हमारा एज ग्रुप एलिजिबल होगा हाँ, अब 1 करोड़ पीपल है हमारे मुंबई में। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब 1 करोड़ में से अगेन मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कैसे। एक तो हो गए मेरे चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन में फिर से मान ले तो यहाँ पे कुछ 30% के आसपास हैं। देन फिर मेरे हो गए एडल्ट। अब एडल्ट में मैं क्या मान रहा हूँ कि एडल्ट में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपना जो पेशेंट पॉपुलेशन है, फिर से 14 to 45 या फिर 50। तो मेरे अकॉर्डिंग 14 साल से जो बच्चे होते हैं और 50 साल के एडल्ट तक, इसमें मैं एडल्ट्स को रख रहा हूँ। एंड देन इस बार सीनियर सिटीजन में मैं क्या कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि यार 50+ जो मेरा जो भी होगा उसको मैं सीनियर सिटीजन में काउंट कर रहा हूँ। वैसे 60 होता है बट यहाँ पे मैं 50+ में काउंट कर रहा हूँ। रीज़न बिंग दैट कि अब देखो क्यों मैंने ऐसे किया कि ये जो चिल्ड्रन है दे विल नॉट यूज़ लैपटॉप। ठीक है, चिल्ड्रन कौन से मेरे बिलो 14 ईयर्स। उसके बाद मेरा क्या आ जाता है, मेरे आ जाते हैं एडल्ट्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं एडल्ट्स जो है इतने 30% ये, 70% मैं मान लेता हूँ ये है मेरे। एंड देन द सीनियर सिटीजन है 50+ ईयर्स, इनको मान लेता हूँ 30%। अब एक सोचो यार, अब मैं कह रहा हूँ इन अ डे, तो ऐसा तो है नहीं ना कि इस 70% में से अब ये मेरा पोटेंशियल मार्केट है। इस बात को देखो ध्यान से सुनना है, दो कंसेप्ट। एक होता है पोटेंशियल मार्केट कि अगर मैं एक चीज़ सेल करना स्टार्ट करूँ तो कितना मैक्सिमम वो बिक सकती है। वो बिक सकती है 70% ऑफ 1 करोड़, दैट इज 70 lakhs। बट क्या ऐसा होगा कि 70 के 70 लाख जो लोग हैं वो बोले कि हमें एक ही दिन पे लैपटॉप चाहिए? ऐसा नहीं होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या ज्यूम करते हैं यार, आउट ऑफ दिस 70% ना, मैं मान लेता हूँ कि अराउंड 30% ऑफ पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा है वैसे भी, पर इट्स अबाउट गैसिंग और एक लॉजिकल अप्रोच। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 30% लोग हैं ना यार, दे नीड अ लैपटॉप एंड दे बाय अ लैपटॉप डेली। ठीक है, अब एक तो मैंने ये बोल दिया कि चलो 30% तो वो लोग हैं इस 70% के, मतलब 70 lakhs के, जो डेली लैपटॉप बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, सपोज किसी का लैपटॉप खराब हुआ है, किसी को अपडेट करना, तो ऐसे भी तो लोग होंगे। अब मैं कह रहा हूँ दैट इज 5% ऑफ दिस एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार 5% ऐसे हैं जिनको अपना लैपटॉप अपग्रेड भी करना है। तो मेरा मार्केट क्या हुआ, 30% प्लस 5%, दैट इज 35%। सो मुझे क्या समझना है कि यार 35% ऑफ 70 lakhs, ये है मेरा द नंबर ऑफ लैपटॉप्स दैट आर सोल्ड इन मुंबई इन अ डे। तो 35 मल्टीप्लाई बाई 70 अपना कर दो यहाँ पे, 35% ऑफ 70 लाख, ये हो जाएगा आपका
7 5 35, 2103, 24, मतलब 245 lakhs। ठीक है, मतलब 24 लाख लैपटॉप्स आई कैन से एक दिन में मुंबई में सेल होते हैं। समझा? हमने क्या किया, हमने बहुत, हम देखो, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमारे आंसर ऐसे नहीं कि सही हो, हम जस्ट एक लॉजिकल गैस ले रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है यार, इस चीज़ को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ये एक तरीका जिससे आप काउंट कर सकते हो चीज़ें। अब थोड़ा हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा हमें डीप डाइव घुसेंगे उनमें हम। अब देखो, ये वर्ड डिफरेंट है किस सेंस में कि आप यहाँ पे आप कैसे अपना एजम्पशन लगाते हो। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, फिर वहाँ पे एलिजिबल पेशेंट पॉपुलेशन देख रहे हैं। अब देखो, तो इसमें हमने क्या किया, ये दो क्वेश्चंस एक जैसे थे। अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक और घुसा देंगे। अभी बेसिक सबको समझ में आ गया ना कि ठीक है हम पॉपुलेशन कैसे काउंट करते हैं। अब हम घुसाएंगे यहाँ पे कि पॉपुलेशन के साथ हम एक और मैट्रिक कैसे यूज करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ना उन बंदों का पता चाहिए, या फिर मुझे काउंट करना है हु परचेज आईफोन, द नंबर ऑफ, कहाँ गया, द नंबर ऑफ आईफोन यूजर्स दैट आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। ठीक है, अब लगेगा दिमाग यहाँ पे। नंबर ऑफ पीपल विद आईफोन इन इंडिया एट प्रेजेंट। चलो अब इंडिया की पॉपुलेशन बताओ मुझे रफली। इंडिया की पॉपुलेशन रफली इज 135 करोड़। अब यार ये बताओ मुझे, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉपुलेशन वाला फैक्टर। पॉपुलेशन वाला फैक्टर क्या लगाएंगे अपन, ठीक है हम यहाँ से इसको दोबारा उठा लेते हैं कि ठीक है यार, आउट ऑफ 135 CR मेरे पास 30% चिल्ड्रन है, 50% एडल्ट हैं। ठीक है, जिसमें आता है 14 से 18 साल के और 18 से 60 साल के लोग। उसके बाद मेरे पास है 20% सीनियर सिटीजन्स। ये मुझे आया समझ में। तो अगर मैं इन सब का काउंट कर लूँ, छोड़ो अभी कैलकुलेशन में नहीं घुसते, मैं जस्ट तरीके बताता हूँ। देखो, तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि यार ठीक है, एक फैक्टर ऑफ सेग्रीगेशन तो क्या है मेरे पास कि ये है पॉपुलेशन, कि यार बच्चे जो हैं 14 साल से नीचे दे विल नॉट यूज एन आईफोन, ये मेरा मानना है। तो मेरी मार्केट क्या होगा, ये मेरी मार्केट है। ठीक है, 14 to 18 एंड 18 to 60, इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज अ मार्केट। चलो अगर मैं मान भी लेता हूँ इसको मार्केट, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये पूरा मेरा मार्केट नहीं है। मेरी मार्केट है एडोलिसेंट, देन उनके बाद जो एडल्ट हैं, एंड देन सीनियर सिटीजन्स। ये फ़ोन तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई पोटेंशियल मार्केट, ये पूरा। अब मेरी पोटेंशियल मार्केट में, अब इसको आगे मैं कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। अब देखो, एक फ़ोन है, उसकी कोई कॉस्ट होती होगी, एंड यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है अफोर्डेबिलिटी का, कि कौन कौन इसको ले सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हमारी सोसाइटी है उसको मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ पुअर, ठीक है, पुअर, फिर मिडिल क्लास एंड देन अपर क्लास। समझे? अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई पुअर को मैंने कैसे डिफाइन किया, हैविंग एन एनुअल इनकम, कोई भी डेफिनेशन जो है मेरी। अब मिडिल क्लास को भी मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, लोअर मिडल एंड देन अपर मिडिल क्लास। ठीक है, और उसके बाद मैं अपर क्लास को एज इट इज कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर एज इट इज। सर मैं कह रहा हूँ कि 30% ऑफ चिल्ड्रन ना, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने पहले इसके अकॉर्डिंग चला। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यार जो मेरी पुअर इनकम क्लास है, ठीक है, पुअर इनकम क्लास में आउट ऑफ 135 CR, अब यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अपनी अप्रोच। मैं कह रहा हूँ कि यार पुअर में ना, आउट ऑफ 135 करोड़ हमारे पास एज्यूम 50% हमारी पॉपुलेशन इट इज अंडर पुअर क्लास। ठीक है, तो आउट ऑफ 135 CR ना भाई, आउट ऑफ 135 CR मैं कह रहा हूँ कि इसका 40% हमारा आ रहा है पुअर क्लास में,
एंड दे विल नॉट बी एबल टू बाय एन आईफोन, वो एलिजिबल नहीं है, दे कैन नॉट बाय एन आईफोन। तो एक ये तो मेरा निकल गया। अब मैं आ जाता हूँ मिडिल क्लास की सेग्रीगेशन पे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। अब मैं कह रहा हूँ कि यार जो मेरा लोअर मिडिल क्लास है ना, नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ टू बाय एन आईफोन, एंड मैं अपना बेस्ट गेस ले रहा हूँ कि आउट ऑफ दिस 10% ऑफ पॉपुलेशन विल बी एबल टू बाय एन आईफोन। एंड जो अपर मिडिल क्लास है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से ना 70% मेरा आ जाएगा वो पॉपुलेशन दैट कैन बाय एन आईफोन। कूल है। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अपर क्लास मेरी जो है, अपर क्लास में मान रहा हूँ कि यहाँ से आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि इट इज़ अ स्टेटस सिंबल वगैरह वगैरह टाइम था जब होता था, तो यहाँ से मैं मान रहा हूँ कि 90% इज द पॉपुलेशन हु कैन बाय एन आईफोन। समझे? क्या समझे कि 135 का अच्छा एक बात और, हमने 40% पॉपुलेशन को कंसिडर किया था पुअर क्लास में। मैंने माना कि यार मिडिल क्लास में मेरा आता है 50, ठीक है, एंड देन 10% ऑफ 135 CR इट इज अपर क्लास। नहीं समझे? दोबारा देखो, 135 करोड़, ठीक है, 135 CR में से मैं कह रहा हूँ कि 40% पॉपुलेशन इज पुअर, तो 40 इंटू 135। फिर मैं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास ना मेरी 50% है, तो मिडिल क्लास में मेरी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 50% ऑफ दिस 135 CR। अब मैं कह रहा हूँ उस 50 में से ना, मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरा 90% मिडिल क्लास में 90 नहीं, मेरा 30% अपर मिडिल क्लास में जा रहा है, एंड जो मेरा बाकी का 70% है वो लोअर मिडिल क्लास में जा रहा है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लोअर मिडिल क्लास का भी 10% दे आर एलिजिबल टू बाय एन आईफोन। तो समझे कैसे होएगा? मीन्स 135 मल्टीप्लाई 0.5, देन उसका 0.7, देन उसका 0.1। तो ये सब परसेंटेज के क्वेश्चंस है। ये हम एफटी में, अगर किसी को नहीं आता हो तो वी विल टेक डिटेल सेशंस ऑन एफटी, उसमें देख लेना। बट है बेसिक मैथ्स है तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर। एंड सेम यहाँ पर, तो 135 मल्टीप्लाई 0.5, देन 0.5 का उसका जो आएगा नंबर, दैट मल्टीप्लाई इट विद बाय 0.3, एंड देन 0.3 को मल्टीप्लाइड बाय 0.7 सक्सेसिव परसेंटेजेस। तो वो हमारी पॉपुलेशन आएगी जो एलिजिबल होगी टू बाय एन आईफोन। अब जैसे ये 10%, तो 10% इज 13.5 CR। अब 13.5 का मुझे निकालना है 90%, दैट इज 13.5 मल्टीप्लाई बाई 0.9। तो ये मेरी पॉपुलेशन, एक फैक्टर मैंने ये लगा दिया पूरा पॉपुलेशन का। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने इस वाले पे। अब मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है, मेरा लोअर मिडिल क्लास है 10%, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि यार 30% तो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, 30% इसमें बच्चे हैं, और 50 और बाकी का जो 80% है दैट इज माई पोटेंशियल मार्केट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू 0.1 इंटू में 0.8। फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल टेल कि क्या क्या कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये मैंने बोला कि भाई पुअर है जो मिडिल क्लास है मेरा, यहाँ पे टोटल मिडिल क्लास इज 50%, पूरी की पूरी आउट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास। एंड उसमें से आई एम सेइंग कि भाई 70% तो मेरा आता है लोअर मिडिल क्लास में, और बाकी बचा 30% इसमें अपर मिडिल क्लास। और यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ दिस ये वाला 10% इज एलिजिबल टू बाई एन आईफोन। मतलब इस लोअर मिडिल क्लास का भी ना, आउट ऑफ विच 10% इज एलिजिबल, बट उसमें से मैं कह रहा हूँ कि इस 10% में से रिमूव 30% हु आर चिल्ड्रन, ओनली 70% are eligible to buy an iPhone।
इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, नाउ यू विल गेट कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 135 CR। अब मैं कह रहा हूँ कि यार इसका ना 50% इज मिडिल क्लास, इस पूरे का 50% इज मिडिल क्लास, मतलब 135 CR मल्टीप्लाई 0.5। अब मैं आगे ये कह रहा हूँ कि इस 0.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 0.7 से, तो वो आएगा लोअर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन। तो मैंने इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 0.7 से। अब मैं आगे एक फैक्टर और कह रहा हूँ कि आउट ऑफ विच 10% इज एलिजिबल, फिर मैंने इसका 0.1 देख दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से 30% चिल्ड्रन है, उनको निकाल दो एंड ओनली 70% आर एलिजिबल टू बाय एन आईफोन, फिर इसका 0.7। समझे? तो अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा कि भाई लोअर मिडिल क्लास में ना हाउ मच पॉपुलेशन इज एलिजिबल टू बाय एन आईफोन। तो ये हमारा जो आएगा सॉल्व करने पे, दैट विल बी 135 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.49, दैट इज 3.3 CR। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ना 3.3 करोड़ से ऐसी पॉपुलेशन है किसकी, लोअर मिडिल क्लास की, विच हैज एन आईफोन। समझे? तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है इनको सॉल्व करने का। अब एक और देख लेते हैं साथ में, हाउ मैनी प्लेन्स फ्लाई आउट ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एवरी डे। सो अब देखो एयरपोर्ट्स वाले क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन वाले क्वेश्चंस एंड ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो इनके वी विल प्रोवाइड यू सम लिंक्स, वहाँ पर जाकर इनको पढ़ना एंड देन यू विल गेन सम मोर क्लैरिटी, प्रैक्टिस। एंड हम भी अपनी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे एस्टिमेट की, केस स्टडीज की। सो अटेम्प्ट दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ मोर नॉलेज बेस विल बी बिल्ड ऑफ योर्स। अब चलो ये बात करते हैं हम, हाउ मैनी प्लेन्स फ्लाई आउट ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एवरी डे। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप अप्रोच। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक सेपरेट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि टॉप डाउन अप्रोच एंड देन बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। अब देखो थोड़ा थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है। टॉप डाउन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा कोई एक फैक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, एंड देन उसको मैं उसके सब्सिक्वेंस ब्रेक करते जा रहा हूँ। और जैसे ऊपर हमने देखा था ना पॉपुलेशन वाला, सो पॉपुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कि चलो मुझे ये बताओ है मैनी प्लेन्स फ्लाई आउट ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एवरी डे, तो अब इसके दो तरीके हैं। तो या तो मैं पूरी की पूरी जो मेरी पॉपुलेशन है वो देखूँ दिल्ली की कितनी होती है, उसके बाद मैं फिर वही राम कहानी का अपनी की पॉपुलेशन है, ठीक है, फिर मैं अब इसको इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इनकम लेवल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे एक परसेंटेज मिलेगी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यार इनकम के बाद इनको इनके एज ग्रुप में क्लासीफाई कर दो। अब एज ग्रुप के बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो दिल्ली के रेजिडेंट्स है उसमें कर दो। उसके बाद दिल्ली के नॉन रेजिडेंट में कर दो इनको क्लासीफाई, सेग्रीगेट। तो ऐसे करते 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 लास्ट में मुझे एक एलिजिबल पेशेंट पॉपुलेशन आ गई कि भाई मेरी एलिजिबल पेशेंट पॉपुलेशन मान लो 5 लाख है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार 5 लाख भी की चलो मान लो इट इज़ 50,000 की 50,000 लोग ऐसे करते मैंने अप्रोच लगा के रिफाइन किए। एंड दीज 50,000 पीपल आर एलिजिबल टू, किसके लिए एलिजिबल हैं, टू फ्लाई। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ना तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, ये मज़ा नहीं आ रहा कॉम्प्लेक्स में। हाउ मैनी प्लेन्स फ्लाई आउट ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एवरी डे, इसको हम ऐसे बनाते हैं, हाउ मैनी पीपल फ्लाई आउट ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एवरी डे। तो यहाँ पे फ्लाइट भी आ जाएंगी एंड पीपल भी आ जाएगा, हाउ मैनी फ्लाइट्स एंड पीपल फ्लाई आउट ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एवरी डे। सो भैया मुझे पता लग गया कि यार मेरे पास ना 50,000 लोग हैं जो डेली ट्रैवल करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि यार एक एयरप्लेन में ना मेरी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, 400 लोग मान लेते हैं मोटा मोटा। ठीक है, कि मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे ना 400 लोग होते हैं जो एक फ्लाइट में आते हैं। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट पे मेरे एक ही बार में 50,000 लोग निकल जाएंगे। सपोज 400 देर आर 10 फ्लाइट्स जो एयरपोर्ट पे एक टाइम पे खड़ी होती हैं। ठीक है,
एंड इनमें एक में 400 आते हैं, मतलब एक टाइम पे कितने मेरे 4000 लोग आ गए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से ना, तो ये मेरी पॉपुलेशन है जो फ्लाई करती है। अब इसमें से मैं कह रहा हूँ कि यार ये मेरे एक बार में करते हैं, और इसको एक बार में करने में कम से कम लगा लो 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब 4000 लोग 2 घंटे में उड़ रहे हैं, तो 50,000 कितनी देर में उड़ेंगे? तो सबसे पहले तो उसको डिवाइड करो, 4000 को 50,000 से, तो कुछ 10 11 करके 11 12 पे जाएगा, फिर 12, फिर देखो अच्छा, तो मतलब 12 बार ये प्रोसेस रिपीट होएगा। 12 बार ये प्रोसेस रिपीट होएगा, मतलब टोटल मेरी 120 फ्लाइट लगेंगी। अब 120 का मतलब क्या, मैं कह रहा हूँ कि एक फ्लाइट में मेरे लग रहे हैं 2 घंटे की, 2 घंटे में मेरे 10 फ्लाइटें जा रही है, तो हाँ मतलब 24 घंटे मेरी 120 फ्लाइट जाएंगी। तो एक तरीका ये है, जिसको हमने बोल दिया टॉप डाउन अप्रोच। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने एक प्रॉब्लम ली, उसको देखा कौन से फैक्टर से हम उसको काउंट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लगाई पॉपुलेशन वाली फैक्टर, और उससे हमने क्या किया, उसको प्रॉब्लम को ड्रिल डाउन किया। ये होती है टॉप डाउन अप्रोच। ओह सॉरी, ये होती है मेरी टॉप डाउन अप्रोच। कंसिडर इट इज़ ए ट्रायंगल। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर फिल्टर की, फनल फनल कंसिडर करो इसको, फिर मैंने यहाँ फिल्टर किया, फिर मैंने यहाँ फिल्टर किया कुछ चीज़ें, फिर मैंने यहाँ फिल्टर किया, फिर मैंने यहाँ पर फिल्टर किया, एंड यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ रही है एक्स, दैट इज माई फाइनल आंसर। अब एक तो तरीका ये हो गया यार। अब नेक्स्ट हो गया मेरा बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिल्टर नहीं कर रहा इसमें, मैं बिल्ड कर रहा हूँ एक पिरामिड। कंसिडर दिस एज अ पिरामिड और ट्रायंगल। मैंने कहा कि यार ये मेरा एजम्पशन है, मैंने इसे फिर ऐसे फिल्टर लगाया, फिर मैंने यहाँ फिल्टर लगाया, फिर मैंने यहाँ फिल्टर लगाया, एंड आई एम रीचिंग एक्स हेयर। दोनों साइड में तुम्हें कंक्लूजन मिल रहा है। अब ये कैसे डिसाइड करना कि किसी चीज़ में तुम्हें टॉप डाउन अप्रोच लगानी है या बॉटम अप्रोच लगानी है, ये हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे तुम और की स्टडी सॉल्व करोगे और एस्टिमेट्स करोगे, यू विल गेट एन आंसर। छोटा सा हम डिफरेंस देखते हैं जहाँ पर कोई लिमिटिंग फैक्टर है। अब देखो जैसे हम यहाँ एंड गोल क्या है कि हाउ मैनी फ्लाइट्स। अगर ऐसा तो है नहीं ना कि मैं बोलूँगा सॉरी कि मेरे पास एन नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं। अब एयरपोर्ट की एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट है मेरा, उसके पास मेरी लिमिटेड कैपेसिटी है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मेरे पास चलो 50,000 लोग हैं तो ये एक बार में उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिमिटिंग फैक्टर आ गया कि भैया एयरपोर्ट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। तो जहाँ ऐसे कोई लिमिटिंग फैक्टर है ना, वहाँ पे है बॉटम अप अप्रोच। एंड जहाँ पर तुम्हें कुछ बेचना है, खरीदना है, किसी को कुछ सेल करना है, कोई कंज्यूम करना है, कंज्यूम तो कितना भी हो सकता है ना यार। मैं कह रहा हूँ कि डेली देश में कितने लोग चीनी खाते होंगे, तो चीनी पे तो कोई लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि देश में यार नहीं है कि दिन में तो इतनी चीनी प्रोड्यूस होगी, उससे ज़्यादा होएगी नहीं, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ना। तो वहाँ पे मैं टॉप डाउन अप्रोच लगा सकता हूँ कि कंजप्शन देखना है मुझे यहाँ पे, तो ठीक है एक आदमी कितनी भी चीनी खा सकता है, कोई लिमिटिंग फैक्टर मेरे को दिख नहीं रहा है। बट इन केस ऑफ एयरपोर्ट्स, मुझे पता है कि एयरपोर्ट तो एक ऐसा, अब कंसिडर दिस थिंग, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक ही रोड पे 4 लेन है। तुम कह रहे हो नहीं यार 4 लेन का रोड है बट मैं तो उस पर 20 गाड़ियाँ चला दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। लिमिटिंग फैक्टर आ गया ना एक रोड, डेफिनेट उसका स्पेस है, डेफिनेट है वो चीज़। तो जहाँ पर ऐसे डेफिनेट तुम्हें लिमिटिंग फैक्टर मिलते हैं ना, वहाँ पर आती है हमारी बॉटम्स अप अप्रोच। एंड जहाँ पर ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि कोई चीज़ उसको लिमिट नहीं कर रही है, दैट इज वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग बॉटम्स अप अप्रोच। तो अभी तक हमने जो लिखा था यहाँ पे उसको हटा दो। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बॉटम अप अप्रोच क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि हमें देखना है एयरपोर्ट कैसा है। अब एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन में और पूछ लेता हूँ इंटरव्यू से कि आप मुझसे सिर्फ ये पूछ रहे हो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स बताऊँ या फिर मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही बताऊँ। तो कह रहा है कि भैया मुझे तो दोनों का कंबाइन चाहिए। ठीक है सर, कंबाइन दे देंगे। तो मैं मानता हूँ कि यार मेरे एयरपोर्ट पे ना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास 3 टर्मिनल है यहाँ पे, 2 डोमेस्टिक और एक हमारा इंटरनेशनल है, +1 इंटरनेशनल। अब मैं आगे कह रहा हूँ यार डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ना, मेरा क्या होता है डोमेस्टिक फ्लाइट में, मेरी एक फ्लाइट का जो चेक इन टाइम होता है ना, अब डोमेस्टिक में हाँ, चेक इन से पहले एक बात और, कि मेरे पास 2 डोमेस्टिक टर्मिनल्स हैं
एंड जो मेरा प्लेस है जहाँ पर हमारा जो एरोप्लेन है वो खड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम हैंगर बोलते हैं यूजुअली, या कुछ भी हम बोलते हैं, वो मेरे पास कितने हैं? मेरे पास पहले वाले टर्मिनल में मैं मान लेता हूँ यार, मेरे पास वो कोई भी रैंडम नंबर मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि तुम बोल दो 100 है। चलने को वो भी चल जाएगा, बट वो होता नहीं ना जनरली, तो थोड़ा जनरल भी सोचना पड़ता है उन चीज़ों पे। तो मैंने बोला कि भाई मेरे जो डोमेस्टिक टर्मिनल है उसमें से मेरा एक जो टर्मिनल है ना, उस पे मेरे पास टोटल के टोटल 10 फ्लाइट्स एक बार में खड़ी हो सकती हैं, ठीक है, इन वन गो। और जो मेरा दूसरे वाला है, इसको मान लेते हैं ए और बी। तो मेरे ए वाले पे 10 फ्लाइट्स हैं एंड बी वाले पे आई कैन पार्क 15 फ्लाइट्स। समझे यहाँ पे? अब मैं कह रहा हूँ कि यार ठीक है 10 फ्लाइट्स हैं, बट लोग एयरपोर्ट में आते हैं, चेक इन करते हैं, अपना फिर लगेज चेक कराते हैं, उसके बाद फ्लाइट में जाते हैं, फिर फ्लाइट में सब लोग आ जाते हैं, कुछ वो टाइम लेते हैं सेटल होने में, एंड उसके बाद प्लेन उड़ता है। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मेरी ना 10 फ्लाइट्स एक बार में खड़ी होती हैं, बट मेरी एक फ्लाइट उड़ने में ना कम से कम लेती है 3 आवर्स। समझा? और मेरे 3 आवर्स लेकर यहाँ पर जो टर्मिनल ए पे हैं मेरी फ्लाइट्स, उनकी जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है ना, दैट इज 400 पैसेंजर्स। अब मैं जाता हूँ बी पे, अपने बी टर्मिनल पे। मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे बी वाले टर्मिनल पे ना, यहाँ पर मैं थोड़ा प्रोसेस तेज रखता हूँ, तो मेरे यहाँ पर 15 फ्लाइट्स हैं इन वन गो, और ये लेती हैं 2 आवर्स पूरा का पूरा। एंड यहाँ पर ना एक फ्लाइट में मेरे पास आते हैं मैक्सिमम 300 पीपल। यू कैन प्ले विद दिस फिगर अपने आप से, ठीक है, तुम प्ले कर सकते हो इन फिगर से, कितना टाइम लगाना। इट्स जस्ट एट अप्रोच योर लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे जो तुम्हारा माथा है क्या कह रहा है वो। अब मैं आ जाता हूँ इंटरनेशनल पे, सॉरी। अब इंटरनेशनल की मैं बात करता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल में ना, इंटरनेशनल वाला मेरा टर्मिनल है सी, और सी टर्मिनल पे मेरी जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स है ना, जो टोटल नंबर ऑफ मेरे एरोप्लेन दैट कैन पार्क देयर, वो है मेरा कितना? ओनली 5। 5 इन वन को। एंड जो मेरा एक प्लेन है उसकी कैपेसिटी है मेरी, पहले हम बात करेंगे टाइम। तो यहाँ का मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल चेक इन में ना ज़्यादा टाइम लगता है, सो इट टेक्स अबाउट कितना? इट टेक्स अबाउट 4 आवर्स। 4 आवर्स लगते हैं एक पूरा का पूरा रनवे खाली होने में, एक बार में 4 घंटे, मतलब 4 घंटे में सिर्फ मेरी 5 फ्लाइट जा पाती है वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जो एक बार में मेरी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है दैट इज ओनली, चलो इसको बढ़ा देते हैं, लेट्स प्ले विद इट, 500 पीपल। कि यार एक बार में ना 500 के आसपास लोग हैं जो मेरे यहाँ से ट्रेवल कर लेते हैं। समझा? अब मैं आता हूँ इसको सॉल्व करने पे, कि यार ठीक है, दो डोमेस्टिक टर्मिनल थे, अब टर्मिनल ए की बात पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो यार मुझे ये बताओ, टर्मिनल ए पे मेरे 10 फ्लाइट्स हैं, और 10 फ्लाइट्स हैं, 3 घंटे में मेरी 10 फ्लाइट्स आ रही हैं, तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे होते हैं। पर ऐसा तो है नहीं ना कि यार पूरे टाइम मैं क्या करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे टाइम प्लेन उड़ाते रहूँगा। भाई कुछ टाइम होगा जो एयरपोर्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग नहीं, एयरपोर्ट क्लीनिंग का टाइम होगा, कुछ वहाँ पे उनको लॉजिस्टिक्स के लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो मैं कह रहा हूँ यार, इंटरव्यू से मैंने पूछा चलो मुझे आप ये बता दें, फिर ना भी बताए, तो मैं जूम कर रहा हूँ कि यार अप्रोक्सीमेट ना दिन के कम से कम 24 में से 4 घंटे, ठीक है, या फिर इसको हम राउंड ऑफ करके लेते हैं, यहाँ पे छोड़ो। मैं कह रहा हूँ 3 2 and 4 है ना, तो इनका एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं ईज के लिए अपना, 12। हाँ, तो मैं कह रहा दिन के ना 6 घंटे मेरे ख़राब हो जाते हैं, जो लॉजिस्टिक्स में, क्लीनिंग में, इन सब चीज़ों में जाते हैं। तो 6 घंटे दिन के ऐसे होते हैं जब कोई फ़्लाइट उड़ ही नहीं सकती है। तो मेरे पास कितने घंटे बचे अब टोटल फ़्लाइट के? मेरे पास बचे यार, मैंने 6 घंटे तो निकाल दिए, तो मतलब 24 - 6 इज इक्वल टू 18, कि सिर्फ 18 आवर्स हैं जिनमें कोई, वो 18 आवर्स हुए हैं कि जब फ्लाइट एक्चुअल में टेक ऑफ करती है। अब यार अब आ जाते हैं ए पे, साफ सीधी सी बात है। मैं बोल रहा हूँ कि यार 10 फ्लाइट है ना, 10 फ्लाइट क्या करते हैं कि 3 घंटे में 10 फ्लाइट जाती हैं। अब मेरे पास 18 घंटे हैं, तो 18 ÷ 3 कितना हो गया? तो ऐसे ही राउंड्स ना 6 बार लग सकते हैं, 6 टाइम्स दिस प्रोसेस कैन ओकर। और एक बार में 10 फ्लाइट हैं, तो 6 बार में कितनी जाएंगी?
10 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया? 60 फ्लाइट्स हैं जो मेरी टर्मिनल ए से जाएंगी। और अब मैं पैसेंजर्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 24,000। ठीक है, समझे यहाँ पे? तो मैं कह रहा हूँ क्या, टर्मिनल ए से ना मेरे एक दिन में 60 फ्लाइट्स आती हैं एंड 24,000 नंबर ऑफ पीपल कैन ट्रेवल। अब मैं जाता हूँ बी पे। यार बी पे मैं कह रहा हूँ कि फिर से मैंने 18 घंटे, अब मेरे पास 18 घंटे हैं तो 2 डिवाइड बाई 18 दैट इज 9 टाइम्स दिस प्रोसेस कैन रिपीट। सो अब एक बार में 15 9 जा कितना होता है? 135। तो 135 फ्लाइट्स कैन गो। एंड अब 135 फ्लाइट्स मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया मेरा? तो 3 5 जा 15, 3 जा 9 और 1 10, 7 जा 3 और 1 4। ओ ये उल्टा हो गया, सॉरी। 5 0, ठीक है, 3 1 4 4 0 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इतने हो गए। तो मुझे बी का मिल गया और मैं जाता हूँ सी पे। अब सी पे मैं कह रहा हूँ कि ना एक फ्लाइट को ना कम से कम 4 घंटे लगते हैं उठने में। तो मेरे पास 18 घंटे तो चले गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार 18 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया? तो 18 डिवाइड बाई 4 तो मेरा क्या हो गया? 4 4 जा 16 और 4.5। अब यार देखो यहाँ पे 4.5 है। अब अगर मैं सोचूं तो कोई भी फ्लाइट है वो, अब मैं कह दूं कि मैं चलो राउंड ऑफ कर दूंगा इसको, 4.5 को 5 बना दूंगा। बट तुम टेक्निकली एक बार खुद सोचो मेरी बात, एयरपोर्ट पे जगह तो लिमिटेड है ना। अब कोई गलियों में गाड़ियां तो है नहीं या फिर बाइक तो है नहीं जो मैं कहूँ कि यार ठीक है थोड़ी सी जगह बना ले, एडजस्ट कर देंगे। एक प्लेन को प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है ना, तो जो स्पेस है वो लिमिट कर रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि यार 4.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि लिमिट है। तो मैं कहूँगा लेट्स टेक दिस एज, और ये होते हैं एजुकेटेड गेस, 4 टाइम्स दिस प्रोसेस कैन ओकर। समझे? और 4 टाइम्स में क्या हो गया फिर? 4 टाइम्स, हाँ, तो 4 हमारा हो गया और 4 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होएगा। तो मतलब एक बार में मेरी 5 फ्लाइट आती थी, मतलब 4 बार में कितने हो गए? 20 फ्लाइट्स। एंड देन 20 फ्लाइट्स में क्या किया मैंने? डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 15, तो मेरा कितना आया? 10,000 पैक्स। तो भैया मेरे पास क्या आंसर आ गया कि एक दिन में दिल्ली एयरपोर्ट से ना कितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स है मेरी? एक बार में जो मेरी टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं दैट इज 135 प्लस, नहीं यहाँ से लेंगे 60 प्लस 135 प्लस 20, तो कितना हो गया टोटल हमारा? 20 और 80, ठीक है, 5 215। इतनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं। एंड देन उसके बाद हमारा टोटल कितना हो गया? 40,000, 50,000, 5050, 50500 प्लस 2400, ये नंबर निकालो, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट ट्रेवल आउट ऑफ अ दिल्ली एयरपोर्ट इन अ डे। समझे अप्रोच? सो ये हो गया हमारे एस्टिमेट्स के 4 क्वेश्चन कंप्लीट। एंड नाउ वी विल मूव टू सॉल्विंग केस स्टडीज। ठीक है, कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं।